हमारे आज के विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक वैचारिक सफर पर निकल रहे हैं। ये सफर हमें ब्रिटिश दर्शन की उन जड़ों तक ले जाएगा जहां से अनुभववाद मतलब एम्पिरिसिज्म की धारा फूटी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी दिलचस्प बौद्धिक मोड़ की कहानी कहती है, कैसे मतलब सोचने का तरीका बदला। और ये स्रोत एक बुनियादी सवाल भी उठाते हैं, ज्ञान के लिए हमें किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, उन बातों पर जो सदियों से चली आ रही हैं या फिर उस पर जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि इस कश्मकश ने ब्रिटिश सोच को कैसे गढ़ा। बिल्कुल, और ये समझना आज भी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आप देखिए दर्शन के इतिहास की बात नहीं है। ये कहानी है कि कैसे वैज्ञानिक सोच मतलब साइंटिफिक मेथड की नींव पड़ी, कैसे लोगों ने ये पूछना शुरू किया कि भाई हम जानते कैसे हैं, और ज्ञान पाने के तरीकों पर ही सवाल उठने लगे। ये बदलाव वाकई समझने लायक है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं मध्य युग से, 13वीं-14वीं सदी का स्कॉटलैंड। यहाँ हमारी मुलाकात होती है जॉन डन्स स्कॉटिस से। वो एक फ्रांसिस्कन विचारक थे और उनका एक विचार उस जमाने के हिसाब से काफी क्रांतिकारी था। उन्होंने तवज्जो दी व्यक्ति की विशिष्टता पर, इंडिविजुअलिटी पर। हाँ, उस दौर में ज्यादा जोर चीजों के सामान्य गुणों पर, उनकी जाति पर होता था, जैसे मनुष्य होना या घोड़ा होना। स्कॉटिश ने कहा नहीं, किसी चीज को जो चीज अद्वितीय बनाती है वो सिर्फ इन सामान्य गुणों का जोड़ नहीं है। हर चीज में, हर इंसान में एक खास येपन होता है उसका, बिल्कुल वही होना जो वो है। इसी को उन्होंने वो तकनीकी शब्द दिया, हेक्सिटी। हेक्सिटी। स्रोत सामग्री में इसे समझाने के लिए एक अच्छा उदाहरण भी है। सोचिए एक धुंधली सी मानव आकृति। हाँ, अब उसमें धीरे धीरे खास बातें जुड़ती हैं। बालों का खास रंग, कपड़ों का स्टाइल, शायद चेहरे पे कोई तिल या निशान। ये जो चीज को आम से खास बनाता है, यही स्कॉटिस का हेक्सिटी का विचार है। ये सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि यही वाला इंसान है। ये उस समय इतना अलग क्यों था? देखिए, ये सोच का केंद्र बदल रहा था। अमूर्त सार्वभौमिक विचारों से हटकर ध्यान ठोस विशिष्ट अनुभव की जा सकने वाली चीजों पे जा रहा था। ये मानना कि हर चीज अपने आप में खास है, यही बात बाद में ब्रिटिश दर्शन की एक पहचान बनने वाली थी। दुनिया को समझने के लिए चीजों को गौर से देखना, करीब से देखना, जैसा स्रोत बताते हैं, ये अनुभववाद की जमीन तैयार करने वाला एक तरह से पहला कदम था। ठीक है, तो स्कॉटिस ने हमें चीजों की विशिष्टता पर ध्यान देना सिखाया। लेकिन फिर अगला सवाल उठा होगा कि इन विशिष्ट चीजों के बारे में सोचते समय हम कैसे गैर जरूरी जटिलताओं से बचें। हम कैसे तय करें कि कौन सी व्याख्या बेहतर है? यहीं पर विलियम ऑफ ऑकहम का योगदान सामने आता है, जो स्कॉटिस के कुछ समय बाद आए। हाँ बिल्कुल, और ऑकम अपने साथ लाए एक, कह सकते हैं, धारदार वैचारिक औजार, जिसे हम आज ऑकम का रेजर कहते हैं। ऑकम्स रेजर। हाँ, कोई असली उस्तरा नहीं था जाहिर है, बल्कि सोचने का एक सिद्धांत था। और सिद्धांत कहता है एंटिटीज शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड बियॉन्ड नेसेसिटी, मतलब बिना जरूरत के नई सत्ताओं या चीजों को नहीं मानना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी चीज को समझाने के लिए दो तरीके हैं तो आमतौर पर वही बेहतर है जो सरल हो, जिसमें कम चीजें माननी पड़े। स्रोत का वो खुरों वाला उदाहरण याद है? बिल्कुल, अगर आप रात में खुरों की आवाज सुनते हैं तो सबसे सीधी व्याख्या क्या है कि घोड़े होंगे। ये सोचने की बजाय कि शायद ज़ेब्रा कहीं से आ गए हैं या कोई बिल्कुल अनदेखा जानवर है, जब तक कि आपके पास ऐसा मानने का कोई ठोस कारण ना हो। पर यह सिर्फ आलस या सादगी की ही बात नहीं थी। तो फिर इसका असली मकसद क्या था? क्या चीज थी जिसे वो काटना चाह रहे थे इस रेजर से? इसका असली मकसद था उस जमाने की बेहद जटिल दार्शनिक और आध्यात्मिक व्यवस्थाओं पर लगाम लगाना। ये व्यवस्थाएं अक्सर बिना किसी ठोस प्रमाण के कई तरह की अनदेखी सत्ताओं, शक्तियों और सिद्धांतों को मान लेती थी। ऑकहम का रेजर एक तरह से बौद्धिक सफाई का अभियान था। वो कह रहे थे सिर्फ वही मानो जो जरूरी है, जिसे मानने के लिए आपके पास अच्छे कारण हैं, खासकर वो कारण जो आपके अनुभव और अवलोकन से जुड़े हों। यह है बौद्धिक मितव्ययिता, इंटेलेक्चुअल पार्सिमनी, मतलब सोच विचार में फिजूल खर्ची से बचना। यानी ऑकम एक तरह से कह रहे थे कि अपनी सोच को जमीन पर रखो, जो दिख रहा है, जो अनुभव हो रहा है, उसे प्राथमिकता दो, है ना? अनावश्यक कल्पनाओं से बचो। ये तो सीधे सीधे अनुभव पर जोर देने जैसा लगता है। निश्चित रूप से ऑकम ने अनुभव और अवलोकन को ज्ञान का एक महत्वपूर्ण आधार माना। उनका रिजर्व सिद्धांत हमें मजबूर करता है कि हम अपनी मान्यताओं को परखें और पूछें, क्या यह वाकई जरूरी है? क्या इसका कोई सबूत है मेरे पास? और ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम अलग अलग सिद्धांतों, खबरों या व्याख्याओं का सामना करते हैं, क्या हम सबसे सरल, सबसे ज्यादा सबूतों वाली व्याख्या चुनते हैं, या फिर हम बेवजह की जटिलता में उलझ जाते हैं? तो स्कॉटिस ने विशिष्ट पर ध्यान दिलाया, ऑकहम ने सरल और अनुभव आधारित व्याख्या पर जोर दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति का शुरुआती दौर। यहाँ मंच पर आते हैं फ्रांसिस बेकन। स्रोत सामग्री उन्हें इस नई वैज्ञानिक सोच के एक प्रमुख प्रचारक के तौर पर पेश करती है। हाँ, बेकन एक राजनीतिज्ञ भी थे, दार्शनिक भी, और उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान प्राप्त करने के पुराने तरीके, खासकर प्रकृति को समझने के लिए, वो काफी नहीं थे। उनकी मशहूर किताब है नोवम ऑर्गेनम। नोवम ऑर्गेनम मतलब नया उपकरण। वो ज्ञान प्राप्त करने का एक नया तरीका, एक नया टूल देना चाहते थे। और इस नए तरीके के लिए उन्होंने सबसे पहले हमारे दिमाग की कुछ आम समस्याओं की पहचान की। बड़ी दिलचस्प बात है ये। उन्होंने इन्हें कहा मन की मूर्तियां, आइडल्स ऑफ द माइंड। ये मूर्तियां असल में हमारे पूर्वाग्रह हैं, हमारी भ्रांतियां, जो हमें सच देखने से रोकती हैं। स्रोत इनमें से 4 का खास जिक्र करते हैं और ये आज भी कमाल की लगती हैं, है ना? बिल्कुल। पहली है कबीले की मूर्ति,
आइडल्स ऑफ द ट्राइब, ये वो पूर्वाग्रह हैं जो हम सब में होते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम इंसान हैं। जैसे हम चीज़ों में पैटर्न या व्यवस्था वहां भी देख लेते हैं जहां वो होती नहीं, या हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी राय से मिलती हों। अच्छा, कंफर्मेशन बायस जिसे कहते हैं आजकल। हाँ वही, ये मानव स्वभाव का हिस्सा है बेकन के अनुसार। दूसरी, गुफा की मूर्ति, आइडल्स ऑफ द केव। ये हमारे व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों हैं जो हमारी परवरिश, शिक्षा, माहौल, हमारी पसंद नापसंद से बनते हैं। हर किसी की अपनी एक गुफा होती है जिसका नजरिया थोड़ा सीमित होता है। सही कहा। जैसे किसी खास विचारधारा या अनुभव के कारण दुनिया को एक खास रंग के चश्मे से ही देखना। तीसरी, बाजार की मूर्ति, आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस। बेकन के अनुसार ये शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली मूर्तियों में से एक थी। ये भाषा के गलत या अस्पष्ट इस्तेमाल से पैदा होती है। जब लोग शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनके मतलब अलग अलग समझते हैं तो बहस निरर्थक हो जाती है। हाँ, स्रोत में शायद उदाहरण था, जैसे अगर दो लोग आजादी पर बहस कर रहे हों, पर एक के लिए मतलब आर्थिक हो और दूसरे के लिए राजनीतिक। बिल्कुल, तो वो कभी सहमत नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो एक ही शब्द से अलग अलग चीजें समझ रहे हैं। ये बाजार यानी आम बोलचाल की गड़बड़ी है। और चौथी, रंगमंच की मूर्ति, आइडल्स ऑफ द थिएटर। ये आती हैं पुरानी दार्शनिक प्रणालियों या विचारधाराओं को बिना सवाल के मान लेने से। जैसे हम कोई नाटक देखते हैं और उसे सच मान लेते हैं, वैसे ही हम बड़े बड़े सिद्धांतों को बिना परखे स्वीकार कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो किसी प्रसिद्ध विचारक ने दिए हैं या बहुत समय से चले आ रहे हैं। वो एक तरह के बौद्धिक नाटक हैं जिन्हें हम सच समझ बैठते हैं। तो बेकन कह रहे थे कि जब तक हम इन चारों तरह की मूर्तियों को पहचान कर इनसे सावधान नहीं होते तब तक हम सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, ये हमारे दिमाग पर पर्दे की तरह है, ज्ञान तक पहुंचने में बाधा। तो इन पर्दों को हटाने का बेकन का तरीका क्या था? उनका नोवम ऑर्गनम, वो नया उपकरण आखिर था क्या? उनका समाधान था आगमन पद्धति, मेथड ऑफ इंडक्शन। ये उस समय जो प्रचलित था, यानी निगमन पद्धति या डिडक्शन, उसके बिल्कुल विपरीत था। डिडक्शन में तो बड़े सामान्य सिद्धांतों से शुरू करके विशिष्ट निष्कर्ष निकालते थे, जैसे अरस्तु के तर्कशास्त्र में होता था। हाँ, बेकन ने कहा नहीं, हमें उल्टी दिशा में चलना चाहिए। यानी कैसे? इसे थोड़ा और खोलिए। बेकन का तरीका यूं समझ लीजिए। पहला कदम, सावधानी पूर्वक अवलोकन, केयरफुल ऑब्जर्वेशन। दुनिया को देखो, प्रयोग करो, विशिष्ट तथ्यों को इकट्ठा करो, बिना पक्षपात के, अपनी मूर्तियों से बचते हुए। ठीक है। दूसरा, डेटा संग्रह, सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन। इन अवलोकनों को व्यवस्थित रूप से दर्ज करो, सूचियां बनाओ, कब कोई घटना होती है, कब नहीं होती, कब उसमें उतार चढ़ाव आता है। और तीसरा, धीरे धीरे सामान्यकरण, ग्रेजुअल जनरलाइजेशन। इन ढेर सारे विशिष्ट तथ्यों के आधार पर धीरे धीरे छोटे सामान्य नियम बनाओ, फिर उन नियमों के आधार पर और ज्यादा सामान्य नियम। एकदम से बड़े सिद्धांतों पर मत कूदो। तो ये तो पूरी तरह अनुभव पर आधारित लग रहा है। पहले स्कॉटिस की विशिष्टता पर नजर, फिर ऑकहम का अवलोकन पर जोर, और अब बेकन की ये व्यवस्थित पद्धति। ये सब अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म की तरफ ही तो इशारा कर रहे हैं। ये विचार के ज्ञान का असली स्रोत हमारी इंद्रियां हैं, हमारे अनुभव हैं। बिल्कुल। बेकन ने अनुभवात को सिर्फ एक विचार नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे एक कार्यप्रणाली, एक मेथड बना दिया। उन्होंने वैज्ञानिक जांच पड़ताल के लिए एक तरह का खाका तैयार किया। अगर हम इसे पहले के विचारकों से जोड़ें, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, स्कॉटिस ने कहा विशिष्ट को देखो, ऑगम ने कहा सरल रहो और अवलोकन करो, और बेकन ने कहा अवलोकन को व्यवस्थित करो और धीरे धीरे निष्कर्ष निकालो। ये तीनों मिलकर उस सोच की नींव रख रहे थे जो आधुनिक विज्ञान को जन्म देने वाली थी। तो इन स्रोतों के जरिए हमने जो यात्रा की है, स्कॉटिस के विशिष्ट पर जोर देने से लेकर ऑकम की सादगी और अवलोकन की मांग, और फिर बेकन के अनुभवजन्य ज्ञान के लिए व्यवस्थित पद्धति तक, एक स्पष्ट विषय उभरता है। ऐसा लगता है ब्रिटिश दार्शनिक परंपरा ने दुनिया का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने और अनुभव से सीखने को अपना केंद्रीय मार्गदर्शक बना लिया। और यहाँ मुख्य बात यह है कि ज्ञान के स्रोत को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। पुरानी किताबों या बड़े विचारकों की कही बातों, मतलब प्राचीन सत्ता, या सिर्फ अमूर्त तर्क वितर्क पर निर्भर रहने के बजाय जोर अब प्रत्यक्ष अनुभव, संवेदी साक्ष्य पर जा रहा था, सेंसरी एक्सपीरियंस और एम्पिरिकल एविडेंस पर। ये एक धीमी लेकिन बहुत ही निर्णायक क्रांति थी विचारों की दुनिया में। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, स्कॉटिस, ऑकहम और बेकन जैसे इन विचारकों ने वो जमीन तैयार की, उसे उपजाऊ बनाया, जिस पर बाद में जॉन लॉक जैसे बड़े अनुभववादी दार्शनिकों ने अपनी इमारत खड़ी की। उन्होंने सोचने के औजार भी दिए और एक तरह से दिशा भी दी। सही कहा। उन्होंने वो बौद्धिक माहौल तैयार किया जिसमें सवाल पूछना, अवलोकन करना, प्रयोग करना, ये सब सम्मानित गतिविधियां बन गई। और ये सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं रहा, इसने विज्ञान, राजनीति और जीवन के कई अन्य पहलुओं को गहराई से प्रभावित किया। ज्ञान अब सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों की क्या कहते हैं बपौती नहीं रहा, बल्कि उसे कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव और प्रयोग से हासिल कर सकता था। कम से कम सिद्धांत रूप में तो यही बात थी। इन शुरुआती विचारकों ने ज्ञान की प्रकृति और उसे पाने के तरीकों के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी रखी नींव आज भी हमारी वैज्ञानिक और तार्किक सोच का आधार है। बिल्कुल। वैसे इन स्रोतों पर आधारित एक अंतिम विचार मन में आता है। हमने देखा कि इस परंपरा में अवलोकन पर कितना जोर है, और ऑकहम के रेजर जैसे सिद्धांतों के जरिए अनावश्यक मान्यताओं को हटाने पर भी। लेकिन ये सोचने लायक बात है, ये अनुभववादी दृष्टिकोण उन चीजों से कैसे निपटता है जिन्हें सीधे तौर पर देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता, या उन जटिल मामलों से जिन्हें सरल व्याख्याओं में बांधना मुश्किल है। उदाहरण के लिए मानव चेतना, कॉन्शियसनेस। इसकी प्रकृति क्या है,
हम इसे सीधे तौर पर देख तो नहीं सकते। या फिर समाज, अर्थव्यवस्था या संस्कृति जैसी बेहद जटिल व्यवस्थाएं, क्या इन्हें सिर्फ अवलोकन और सरल नियमों से पूरी तरह समझा जा सकता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अनुभवजन्य पद्धति की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, खासकर जब हम वास्तविकता के उन पहलुओं का सामना करते हैं जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से कुछ हद तक परे हैं या बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।